नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 11 वर्ष पुराना एक इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं और इस इंटरव्यू को जरूर देखना चाहिए। आप सबको देखना चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा। आप सबको जरूर देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था की आलोचना करना बहुत आसान है। करना भी चाहिए। गलती हुई है तो खूब जम के आलोचना होनी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं जो बार बार एक पक्ष को उठाने की हमेशा कोशिश करता हूं और आज फिर कर रहा हूं, वो पक्ष है हर व्यक्ति और हर संस्था के दो कम से कम चेहरे तो होते ही हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अगर बुरे चेहरे को बार बार आप उठाते रहें, कहते रहें, तो जो अच्छा चेहरा है वो शायद आपको बिल्कुल नहीं दिखता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बुरी ही बुरी बातें हो। ये बात सही है कि सहारा ग्रुप जिस तरह से फंसा हुआ है या जिस तरह से उसने खुद को फंसा लिया है, उसमें सारी बुराइयां ही आपको नजर आ रही हैं। मैं भी बहुत हद तक कई बार सहमत हो जाता हूं कि हां, इस तरह से काम हुआ होगा, बहुत सारी गड़बड़ियां की गई होंगी, कुछ जानबूझ करके, कुछ अनजाने में, कुछ इंटेंशनली होगा, कुछ अनइंटेंशनल होगा। आज जो मैं आपको साक्षात्कार दिखाना चाहता हूं, उस साक्षात्कार को मैं रिसर्च के दौरान कई वीडियोस देखने की कोशिश कर रहा हूं और उसको फ्रेम टू फ्रेम समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें झूठ कितना है, इसमें चतुराई कितनी है, इसमें कमिटमेंट कितना है, इसमें अहंकार कितना है, इसमें अपने साथियों के प्रति, अपने निवेशकों के प्रति, अपने कार्यकर्ता बंधुओं के प्रति, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, खुद के प्रति एक खास व्यक्ति का दर्शन क्या है, और उससे एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अभी जिस परिस्थिति में पूरा ग्रुप फंसा हुआ है, क्या वो पूरा ग्रुप उबर सकता है, उबरने की कोई गुंजाइश है, क्या इससे निवेशकों के पैसे मिल जाएंगे, और निवेशक कौन, निवेशक हैं कौन। कल बात कहते कहते हमारे एक सज्जन हैं नागेंद्र जी, वो कह गए कि मैं तो 2000 लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं और जो मेरे साथ आएंगे वो हमारे साथ शामिल होंगे तो मैं उनकी भी लड़ाई लड़ूंगा। और खुलेआम वो कह रहे थे, जो हमारा साथ नहीं देंगे मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं अपना सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, अपना पैसा निकालूंगा। ये बात अपने तरीके से वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो निवेशकों की हक की बात कहते कहते 2000 लोगों तक सिमट जाए, मैंने सोचा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कह रहे थे कि सबका इससे भला होगा, आज भी वो शामिल होंगे, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, पूरे देश का वो भला करना चाहते हैं। विश्व भारती सेवा संगठन वो चला रहे हैं, उनको बधाई भी है, शुभकामना है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफ जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा भी चल रहा है, वो भी ट्रस्ट का रूप ले चुकी है, वो भी काम कर रही है, वो भी निवेशकों के लिए काम कर रही है। मीडिया के बतौर में मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं निवेशकों के साथ खड़ा रहूं, जो हारे हुए हैं, जो परेशान हैं। मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है उनके साथ खड़ा होने की। मैं खड़ा भी हूं। इस पूरे प्रकरण में मेरी एक और जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है कि कहीं मैं कैरीड अवे ना हो जाऊं और तथ्यों को क्या मैं सामने में
रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। और इसलिए मैं अपने रिसर्च के दौरान कहां गड़बड़ियां हो रही हैं, क्या गलती हो रही है। आपको याद होगा कि शुभम ने एक दिन आकर के काफी अच्छी जानकारी दी और मुझे बहुत खुशी मिली। जो पटना से हैं शुभम, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीएस हैं, उन्होंने जो बात बताई थी वो अच्छी बात बताई थी और उनकी बातों में दम लगा था। उन्होंने कहा था कि 2010 के पहले तक सहारा संस्थान ठीक से काम कर रही थी और बड़ी मर्दानगी से जहां जहां उनको उनके सामने समस्या खड़ी हुई, तकलीफें हुई, उनको उन्होंने आ, उनका सामना किया और लड़ाई लड़ करके वो जीत करके आगे भी निकले। लोगों का पैसा भी वो देते रहे। इस तरह का उनका व्यापारिक मॉडल था और उसमें उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। लेकिन अब जब मैं सारी परिस्थिति को ध्यान से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ और दृष्टि को विस्तृत करनी पड़ेगी। ये बात मैं मानता हूं कि कुछ नहीं, बहुत ग्रॉस गड़बड़ियां हुई सहारा की तरफ से और कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस गलती को अंजाम भी दिया। उसमें सुब्रत राय की कितनी भूमिका थी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सारी भूमिका सुब्रत राय की थी, सारी गलतियां सुब्रत राय कर रहे थे। लेकिन जब मैं इस इंटरव्यू को बार बार फ्रेम टू फ्रेम देखता हूं तो मेरा पत्रकारीय मन ये नहीं कहता है कि सारी गलतियां एकदम से सुब्रत राय की थी। और उसमें जब सुब्रत राय इस तरफ इशारा करते हैं कि मेरे निवेशकों का ख्याल करें, मेरे निवेशकों को देखें, उनकी कोई गलती नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं को देखें, मेरे ऊपर इतने लाखों लोग डिपेंडेंट हैं, मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर लाखों लोग डिपेंडेंट हैं और हमारा जो सहारा इंडिया परिवार है, हमने परिवार कहा है, वो ठीक है, एक मॉडल होगा लोगों को आप कह सकते हैं लुभाने का, अपने तरफ आकर्षित करने का। पैसा लोगों के जेब से निकालना बहुत मुश्किल होता है, उनको विश्वास दिलाने का, उनको भरोसे में लेने का, ये सारी बातें आप कह सकते हैं। फिर भी ये पैसा लोगों के जेब से निकाल करके कोई 303 लेकर के वो नहीं खड़े थे, या जो उनके कार्यकर्ता थे या उनके जो एजेंट थे वो किसी को ऐसा नहीं कह रहे थे कि हम बंदूक के नोक पर कि मुझे पैसे दे दो। वो समझाते थे, समझा बुझा करके उनसे पैसे लेते थे और बदले में उनको पैसे लौटाते भी रहे। 1978 से ये कारोबार चल रहा है। ऐसा नहीं था कि 1978 में सुब्रत राय कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे थे, बिल्कुल नहीं था। फाइनेंशियल ऑपरेशन ही उनका था और उसमें एक्सपोजर उनको मिलता गया, उनका एक्सटेंशन होता गया, विस्तार होता गया, कंपनी बड़ी होती गई और जब बड़ी होती गई तो कई कई कठिनाइयां भी आती गई, कई तरह के लोग भी उसमें शामिल हुए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कहीं कुछ गलतियां भी हो रही होंगी, कहीं सेक्टर के लेवल पे, कहीं ऊपर के लेवल पे। और जब एक बिजनेसमैन आगे बढ़ता है तो वो अपने आप को बहुत विस्तार देता है, आगे बढ़ाना चाहता है और वो इस दिशा में वो काम कर रहे होंगे। मैं ये नहीं मान सकता हूं कि बस शुरू से 1978 से सुब्रत राय ने कंपनी शुरू की और 2010 तक का इंतजार किया कि इतने दिन हम लगाएंगे और ये 40 साल का जब मेरा बन जाएगा तो मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा। ये जो कोई भी व्यक्ति ये बात कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, खुद को भी धोखा दे रहा है, लोगों को भी धोखा